हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेड बजर यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करेंगे अपनी आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर को, जिसमें हमारा जो है टारगेट सीटेट की जो हमने सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसी सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं सीरीज को। और सीडीबी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो ऐसे हम पहले डिस्कस करते थे, उसी तरह हम आज भी इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। और आप चाहे किसी भी स्टेट के टीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आप अगर सीडीपी का एक कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। इसमें हम कंप्लीट सीडीपी का जो है सिलेबस कवर करते हैं वाया वीडियो लेक्चर्स। एंड इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो वीडियोस होगी, उसमें अगर मैं बात करूं तो वो थ्योरी प्लस एमसीक्यू, तो उन दोनों पे फोकस करती है, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, पहले हमारे जो कोर्स थे वो ओनली थ्योरी बेसिस पे थे, बट हमने ये एक न्यू फीचर ऐड किया है कि इनमें हमने एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं। और 1500 प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज हैं। तो ये एक सबसे बड़ी जो है इंपॉर्टेंस, चाहे आप सीटेट के लिए और रीट के लिए, ये हमारा एक बार ये फोकस इन तीन पे है, सीटेट, रीट और पीएसएट। जल्दी हम एचटेट और यूपीटेट के लिए कुछ एक स्पेशल बैच भी लॉन्च करने वाले हैं, और उसमें भी आप जो है प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। एचटेट का बैच भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ फिर इस सीरीज को। तो बाकी आप बिल्कुल, अगर आप डेमो लेक्चर चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पहले एक डेमो लेक्चर भी आप ले सकते हैं, और आप प्रॉपर जान सकते हैं क्या सिलेबस रहेगा, क्या एक वे है हमारा टीच करने का। तो उसके आप ज्वाइन करना चाहें, उसके बाद तो आप बिल्कुल इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे अपने आज के इस डे 6 के जो है लेक्चर को। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? तो एल्बर्ट बेंडूरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चार ऑप्शंस हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्पोर्ट्स आर कंपल्सरी एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल्स। देखो, ऐसी बात एल्बर्ट बेंडूरा नहीं करते थे, ये तो बिल्कुल एक रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। मॉडलिंग इज द मेन वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न। थर्ड है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। अनरिजॉल्व क्राइसिस कैन हार्म द चाइल्ड। लास्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। देखो, न तो बात थर्ड पॉइंट पे बेसिस पे कभी की थी बेंडूरा ने, और ना ही अगर हम बात करें कि फोर्थ बेसिस पे। देखो, क्राइसिस की बात तो एरिक एरिक्सन करते थे, ईट क्राइसिस की बात उन्होंने की थी, वो एक अलग बात है। बट एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी के साथ तो ऐसा कुछ भी लिंक नहीं बनता है। तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात ठीक है, वो करते थे, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट होने की बात की जा रही है सोशल डेवलपमेंट की, तो ये भी गलत है। ये ऐसी बात नहीं है कि बेंडूरा ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं की, बट एक बेस्ट ऑप्शन अपने पास है, तो मैं उसी के साथ ही मूव करने वाला हूँ। मिल चुका है अपने को आंसर कि देखो, मॉडलिंग की बात बेंडूरा करते थे। मॉडलिंग मींस जो किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करके सीखना, तो वो एक बात है। तो वही एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सबके लिए, और ये क्लियर होता हुआ नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? व्हाट इज नीडेड टू स्टार्ट थिंकिंग? तो थिंकिंग स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट है पूर्वानुभव, मींस प्रायर एक्सपीरियंसेस होनी चाहिए। प्री एक्सपीरियंसेस भी आप इन्हें बोल सकते हैं। और आगे है भाषा की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, तर्क इंपॉर्टेंट है, या समस्या इंपॉर्टेंट है? देखो, सिंपल सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि चिंतन प्रारंभ हो, तो चिंतन प्रारंभ करने के लिए आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा? आपको फोकस करना पड़ेगा समस्या पे। देखो, जब समस्या होगी तो चिंतन लगा पाओगे, जब समस्या ही ना होगी तो चिंतन कहां से लगा पाओगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गर्भावस्था या कंसेप्शन पीरियड, जिसे हम प्री नेटल पीरियड के नेम से भी जानते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंसेप्शन पीरियड इज नॉट करेक्ट? तो फर्स्ट ऑप्शन अभी अब उसके रिगार्डिंग ही, कि यह अवस्था 9 माह या 280 दिनों की होती है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और हम जानते हैं, जिन्होंने पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक, तो उनका अच्छे से हो चुका है। अब ये उनको ये पता है, ये पॉइंट तो, कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड है, ये 9 मंथ्स एंड 280 डेज आप बोल दीजिए, दोनों में से कोई भी एक आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो ये पॉइंट राइट है उस आधार पे। आगे अगर मैं मूव करूं, तो यह अवस्था गर्भाधान से लेकर के शिशु के जन्म लेने तक की अवस्था है, तो बिल्कुल गलत नहीं है ना। गर्भाधान मींस वो टाइम जब बच्चा एक सेल के रूप में विकसित होता है, और इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, दिस स्टेज इज कंसेप्ट फ्रॉम कंसेप्शन टिल द बर्थ ऑफ द बेबी। तो बिल्कुल ठीक है ये पॉइंट्स। तो आगे बढ़ेंगे। गर्भावस्था में विकास की गति मंद होती है, ये प्रॉब्लम है। अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी इन स्लो, यही पॉइंट गलत है।
क्यों गलत है? इसके पीछे मैं क्या एक एक रीज़न दे सकता हूँ। समझिए इस बात को, देखो एक बच्चा है जो कि पहले तो बात की जा रही है कि वो एक सेल के रूप में विकसित हुआ और 280 दिनों में खुद सोचिए कि हमने किया हुआ है पेट कोर्स में कि एक बच्चे का ना जो अप्रॉक्सिमेटली वेट होता है बर्थ के टाइम पे कुछ 3 केजी के आस-पास होता है। अभी खुद सोचिए कि एक बच्चे की प्रॉपर एक फ़ॉर्म हो जाता है, उसकी बॉडी प्रॉपर उसकी फ़ॉर्मेशन हो जाती है, उसके बॉडी के पार्ट्स की फ़ॉर्मेशन हो जाती है और अगर मैं बात करूँ, वो सब कुछ 280 दिनों में तो होता है कि बच्चा एक सेल से एक प्रॉपर एक शिशु के रूप में हमें हमारे सामने आता है। कुछ 280 दिनों के कम इतने कम समय में और देखो कितनी फास्ट डेवलपमेंट हुई होगी इस समय में। तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि इस अवस्था में विकास की गति मंद थी। तो ये बिल्कुल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है और हमें एक गलत ऑप्शन ही एक सेलेक्ट करना था तो गलत अपने को राइट मिल चुका है। तो आगे बढ़ेंगे एक बार लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। द शेप्स ऑफ द ऑल द बॉडी पार्ट्स आर फॉर्म्ड एट दिस पीरियड। ये तो मैं अभी-अभी आपको बता ही चुका हूँ कि बॉडी के भिन्न-भिन्न पार्ट्स जो हैं, उनकी जो शेप है वो फॉर्म हो जाती है इस अवस्था में। नेक्स्ट है आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। फर्स्ट है गौण, सेकंड है गत्यात्मक, थर्ड है स्थिर और लास्ट वन इज प्राथमिक। तो देखते हैं हेरिडिटी इज कंसीडर्ड अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज सेकेंडरी, डायनामिक, स्टेबल और प्राइमरी। देखो इस पॉइंट को समझ गए होंगे मे बी आप। देखो आनुवंशिकता है ना, वो एक स्टेबल सामाजिक संरचना है, वो एक स्थिर सामाजिक संरचना है। भाव की वो चेंज थोड़ी ना होती है। जो हेरिडिटी अपने को अपने पेरेंट्स से जो प्राप्त हो गई है तो हमारी जो हेरिडिटी है वो चेंज तो नहीं हो सकती ना। और इसको मैं अगर प्रॉपर क्लियर भी करना चाहूँ, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रेड्स ट्रांसफर हो जाएंगी वो चेंजेबल नहीं है। तो यही तो बात की जा रही है, वो स्थिर रहती है। मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इससे इसको डिस्कस करेंगे बट पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और बिल्कुल हमारे लिए ना लाइक बिल्कुल एक मोटिवेशन की तरह कार्य करता है। तो बिल्कुल लाइक तो जरूर से करिए, करते रहिएगा। जो भी वैल्यूएबल वीडियोस होती हैं बहुत सगल लगती है उसके पीछे, तो बिल्कुल आपसे तो हम इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइक करके शेयर जरूर से किया कीजिए फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, which one of the following theories view that behavior could be shaped through successive approximation and reinforcement of responses more nearly approaching desired behavior? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दिखता है कि व्यवहार को लगभग अनुमानित व्यवहार के निकट क्रमिक सुदृढ़ीकरण मींस रीइंफोर्समेंट के बेसिस पे और प्रतिक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से आकार दिया जा सकता है, मींस शेपिंग की जा सकती है। देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है जी। आपको वैसे तो चलो नेम से ही क्लियर हो रहा है, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ से कुछ एक जो है आप किसी के बिहेवियर को शेप करने की बात कर रहे हैं, तो जब भी शेपिंग का कांसेप्ट आता है तो बिल्कुल ऑप्शंस को ना 4 ऑप्शंस ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ही ऑप्शन को ढूँढिए, तो वो कौन-सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में ये बात आती है ना शेपिंग की, बीएफ स्किनर ने इसके रिगार्डिंग बात की हुई है, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बीएफ स्किनर शेपिंग की बात करते हैं और किसी के बिहेवियर को शेप करने की बात करते हैं, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप भी ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और रीइंफोर्समेंट देखिए किसी के बिहेवियर को एक रीइंफोर्सर का प्रयोग करके एक करेक्ट रीइंफोर्सर का यूज करके किसी के बिहेवियर को शेप करने की बात करते थे। आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? फर्स्ट एकीकरण, सेकंड निरंतरता, थर्ड विकास की दिशा या व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मूव्स इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, which statement of child development does this statement follow? तो इसके लिए रिगार्डिंग भी आपके पास चार ऑप्शंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन। देखो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि वो सिंपल सी बात में आपसे सिंपल और स्पष्ट शब्दों में बता दे रहा है कि पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। तो क्या है ना कि विकास की दिशा के सिद्धांत के बेसिस पे बात कर रहा है। उसने ये थोड़ी ना कि आजीवन विकास चलता रहता है। अगर आजीवन विकास चलता ना फिर निरंतरता का विकास होता। बट इसके बेसिस पे जो एक राइट ऑप्शन है वो आपको मिल चुका है। मूव करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिकरण की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सोशलाइजेशन? तो फर्स्ट है सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। सेकंड है सामाजिकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। सोशलाइजेशन ट्रांसफर कल्चरल क्वालिटीज
फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, बिल्कुल राइट है अभी तक ये तो। आपको बतानी है नोट के बेसिस पे, नहीं के बेसिस पे, तो एक फीचर जो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है सोशलाइजेशन मेक्स अ पर्सन फ्रॉम अ बायोलॉजिकल बीइंग टू अ सोशल पर्सन, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ये तो हम जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात के रिगार्डिंग कि जो सोशलाइजेशन है वो एक पर्सन को जो है एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बना देता है, तो ये एक पॉइंट बिल्कुल राइट है। और लास्ट पॉइंट अगर हम रीड करें तो लास्ट अपने पास है द कम्युनिटी हैज नो रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल। देखो ये एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि उन्होंने नोट के बेसिस पे ही तो बताया था। और ये बात बिल्कुल गलत है ना कि कम्युनिटी जो है, जो एक समुदाय है, वो व्यक्ति के समाजीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो यही अपने लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें पता है जो कि गलत है, तो गलत ही तो बताना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते हैं, वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस स्तर में है? करनैल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल proceedings and expenses. They think that they cannot support a corrupt government which spends millions of rupees on the construction of unnecessary dams. At what level are they in Kohlberg's moral development? तो देखो ये बात की जा रही है, देखो सिंपल सी इस लैंग्वेज से क्लियर हो रहा है कि करनैल सिंह जो है ना, वो इनकम टैक्स को इसलिए नहीं पे करना चाहते। वैसे उनका इनकम टैक्स पे करना बनता है, बट वो इनकम टैक्स पे इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना, वो उसका सही से यूज नहीं करेगी। मींस जिस कार्य के लिए उसका यूज होना चाहिए वहां उसके लिए यूज नहीं करेगी। ये बात नहीं है कि करनैल सिंह पे नहीं करना चाहते, वो उस नेम से क्लियर हो रहा है सब कुछ स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे एक बात ये भी है ना कि वो उसको किसी और जगह पे लगाने के लिए तैयार है, बट ऐसा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है कि वो गवर्नमेंट उसका गलत यूज करे। तो इसके लिए फिर आपने लेवल बताना है। चारों ऑप्शंस हैं, देखो तीन इन्होंने के लेवल थे, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, तो ये अपने को पता है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे तो एक राइट ऑप्शन बतानी है। देखो मैं आपको सिंपल से ही एक स्टेटमेंट बताता हूँ। हमने वैसे तो कर लिया है, ये भी एक पॉइंट पेड कोर्स में हो चुका है। जिन्होंने तो ज्वाइन किया उनको तो पता है, वैसे आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं पेड कोर्स को भी। क्वालिटी वाइज उसकी भी वीडियो चलती हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहती है कोर्सेज की। थ्योरी लेक्चर्स जो भी है अपने रहते हैं, एमसीक्यूज होते हैं उसमें। और अगर मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग, तो देखो वहां पे ना बात आती है कि एक पर्सन नियमों को चेंज करना चाहता है कि हाँ, अगर मैं सोसाइटी के लिए कुछ सही कर सकता हूं तो मैं करूंगा, मैं चेंज करने के लिए जाऊंगा। तो वह होता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। तो बिल्कुल अपने को एक राइट आंसर मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो वो भी करके रखिएगा। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। और ये सब क्यों करना है आपने? ये सब इसलिए करना है ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स जो भी टीईटी के एग्जाम से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट रहती हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हैं, तो देखो टीईटी का सेक्शन के साथ जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आप बिल्कुल मान के चलिए कि सभी का दायरा एक ही है। तो बस उसके साथ ही जुड़े रहने के लिए आपको इन सब अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए इन सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम से आप जुड़ सकते हैं ताकि प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलते रहें। और इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है जी। और बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकंड स्टेज ऑफ मैस्लोज हायरार्किकल नीड इज, मैस्लो के पदानुक्रमित जरूरत सिद्धांत का दूसरा चरण है। तो दूसरा जो है एक स्टेज या सेकंड स्टेज बतानी है अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग हायरार्किकल नीड्स की। देखो हमें पता है थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, ये बात की थी अब्राहम मैस्लो ने। 5 नीड्स की बात करते हैं अब्राहम मैस्लो। तो इनमें से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, अभी इनमें से बताना है आपने सेकंड। तो सेकंड उसके लिए आप ऑप्शंस देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सुरक्षा की जरूरत, देखो सेफ्टी नीड्स वो नीड्स हैं जो कि अब्राहम मैस्लो की जो है हायरार्किकल नीड्स के उस पैटर्न में जो है, अगर मैं बात करूं या हायरार्की ऑफ नीड्स में सेकंड नंबर पे आती हैं हायरार्की में। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे क्लियर होता हुआ। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्याजे द्वारा कमतर आंका गया, मींस जिसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज लेस फ्रिक्वेंटली विजिटेड बाय पियाजे? तो फर्स्ट ऑप्शन है अहम केंद्रित भाषा, सेकंड है विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना, थर्ड है आनुवंशिकता, फोर्थ है सामाजिक अंतःक्रिया। इसी तरह आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। देखो इगोसेंट्रिक लैंग्वेज की तो बात पियाजे करते थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और
आगे बढ़ेंगे, मीन्स जहाँ पे तो मैं मेरी की भावना होती है ना, तो वो एक बात है। ऑपरेशनल कंपोजिशन बाय द स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल एक राइट है कि संक्रियात्मक संरचना की बात भी करते थे पियाजे, और हेरिडिटी को भी इंपॉर्टेंस देते थे, इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है। तो सोशल इंटरेक्शंस की बात वाइगोस्की करते थे, ना कि पियाजे, तो यही गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है थिंकिंग इज एसेंशियली, चिंतन के लिए अनिवार्य है। तो चिंतन के लिए क्या अनिवार्य होगा, देखते हैं। फर्स्ट है साइकोमोटर प्रोसेस, सेकंड है साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, थर्ड है एन अफेक्टिव बिहेवियर, एंड लास्ट है कॉग्निटिव एक्टिविटी। हिंदी में भी आप देख सकते हैं साइकोमोटर प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक घटना, एक स्नेह पूर्ण व्यवहार, या लास्ट है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। तो बिल्कुल हमें पता है चिंतन के साथ ही जुड़ी हुई है कॉग्निटिव एक्टिविटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था अपने लिए। नेक्स्ट है अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है वो, और बात की जा रही है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है, और इस जो है मार्गदर्शन को कहते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को समझें, द टीचर नोटेड दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम ऑन हर ओन, येट शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ जो है गाइडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन अडल्ट और पार्टनर। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, तो इसके रिगार्डिंग आपने अभी आंसर करना है। चारों ऑप्शंस हैं आपके पास, चारों ऑप्शंस में से देखना होगा आपने कौन से ऑप्शन राइट ठहराएंगे। फर्स्ट है मोटिफिकेशन, सेकंड है प्री एम्प्टिव थिंकिंग मींस पूर्व क्रियात्मक चिंतन, थर्ड है स्मीपस्थ विकास का क्षेत्र, और लास्ट है स्कैफोल्डिंग। देखो उन्होंने वो एरिया अचीव करने की तो बात की नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने तो गाइडेंस पूछा है। तो गाइडेंस होती है वो स्कैफोल्डिंग, जो सहारा दिया जा रहा है उस बच्ची को, तो वही उसी की वजह से वो कार्य कर पाती है, बट वो खुद नहीं कर पाती। नेक्स्ट है सृजनात्मकता क्या है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को डिफाइन करने वाली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशन दे रखी होगी, तो उसी को आपने सिलेक्ट करके आगे बढ़ना होगा। देखते हैं, फर्स्ट है बुद्धि का एक प्रकार है जो कि उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट रिलेट्स टू स्किल्स दैट रिलाई ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सेकंड है कि बुद्धि का एक प्रकार का संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स, और ये बात भी समझ लीजिए गलत है। और फर्स्ट में जो बात आई हुई थी ना, अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट रिलेट्स टू स्किल्स दैट रिलाई ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि संचित किए गए ज्ञान। देखो हमें एक बात पहले से समझ लेनी चाहिए, जो क्रिएटिविटी है, हमें पता है कि एक कुदरत की देन है, एक नेचर की देन है, जस्ट आप समझ कर सकते हैं कि ये गॉड की देन है, जस्ट आप ये बोल सकते हैं। पर हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमने एक ज्ञान संचित कर लिया है और उससे हम क्रिएटिविटी प्रस्तुत कर पाएंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप, मैं अगेन से बोलना चाहूंगा कि अगर आप ऐसी थिंकिंग रखते हैं तो गलत है फिर आप। अगर मैं थर्ड पॉइंट की ओर मूव करूं, तो समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने तथा अथवा तैयार करने की योग्यता, ये बिल्कुल क्रिएटिव पर्सन में होती है। और यहाँ पे क्रिएटिविटी के साथ ही आपने लिंक बना के देना था, तो जस्ट आप इसके साथ लिंक बना चुके हैं, इसको आप अटैच कर सके हैं कि इन लोगों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है कि जो क्रिएटिविटी का जो कंसेप्ट है ना, वो इसी बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन में पूछता है। तो और यहाँ पे थोड़ा-सा चलो मैं मान के चलता हूँ, एक इसने थोड़ा-सा एक अलग करके पूछा हुआ था, और अच्छा भी लगता है अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी भी तैयारी अच्छी होती है, और मैं वैसे भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस ही आपके लिए लेके आता हूँ, कुछ टाइम वेस्टिंग नहीं है। अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, काफ़ी कुछ आपको एक पास आपके पास ना भंडार हो जाने वाला है। ये नहीं कि पूरे का पूरा क्वेश्चन नोट किया कीजिए, बस जस्ट उसमें से जो आपको कांसेप्ट मिला, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला, तो उसकी आप अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है? आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये बस अपने को राइट मिल चुका है, वैसे लास्ट भी देख लेते हैं कि सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिएटिविटी मात्र तब देखने को मिलेगी जब आपकी बुद्धि लब्धि, आपका आईक्यू 200 एंड अबव होगा। देखो कंडीशन नहीं, कंडीशन है कि ये जो क्रिएटिव पर्सन होगा ना, वो गिफ्टेड जरूर से होगा, बट ये भी ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि 200 प्लस आईक्यू चाहिए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है, द लर्नर सेंट्रिक अप्रोच इंप्लाइज। देखो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच नेम से क्लियर हो रखा है कि यहाँ पे लर्नर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अधिगमकर्ता, यहाँ पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये एक बात है, और अगर हम इनको समझें तो इनमें क्या अप्रोच इंप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई ना कि शिक्षक इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, इसमें स्टूडेंट की इंपॉर्टेंस होगी। द टीचर कंक्लूड फॉर द लर्नर देमसेल्व्स, ये पॉइंट तो गलत है ही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां
कि ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेटरी मेथड, तो ऐसी बात भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक पुराने मेथड्स को ही अप्लाई किए जा रहे हैं। देखो लर्नर सेंटर्ड में हम हाँ, जो है बिल्कुल एक न्यू टेक्निक्स को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि ये आज का टाइम है। टीचर सेंटर्ड नहीं है जो आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है उन विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता होता है। ये भी तो प्रॉब्लम है कि शिक्षक जहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है ना, वो सिंपल सी बात है, वो सिंपल से माइंड अपने माइंड में बिठा लीजिए कि उसमें जिसमें भी टीचर इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप स्टूडेंट को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाएँगे ना, और फिर वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के बेसिस पे भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों ही ऑप्शंस रॉन्ग है अभी तक। लास्ट ऑप्शन है कि वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल और प्रयास सम्मिलित होते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन राइट है। मेथड्स वेयर लर्निंग इन्वॉल्व्स द इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स ऑफ द लर्नर, तो बिल्कुल ठीक है, समझ गए होंगे आप भी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड ही ही अ, कैन एक्चुअली में कैन आना चाहिए। ही कैन नहीं, ही कुड ही कैन, ओ बिल्कुल कैन ही रहेगा। एंड सेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, तो इसके रिगार्डिंग आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह शारीरिक गतियात्मक जो बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है या बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है वाले बच्चे का एक अंतिम चरण कौन सा हो सकता है। देखो हार्वर्ड गार्नर्स की थ्योरी से ये क्वेश्चन है, और उसने ये पूछा हुआ है इस क्वेश्चन के वाया कि बताइए जिस पर्सन के पास बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया होगी, मीन जो शारीरिक और गतिक क्रियाएं बहुत बढ़िया प्रकार से कर पाएगा, उसके पास ये वाली बुद्धि बढ़िया होगी, तो वो उसका एक एंड पॉइंट क्या हो सकता है, वो इन सब में से क्या एक बढ़िया साबित हो सकता है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट है पोइट, नहीं पोइट में तो होनी चाहिए, हमें पता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बढ़िया। ओरेटर भी गलत है, आदेश देने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं तो लिंग्विस्टिक के साथ रिलेट हो सकता है। पॉलिटिकल लीडर में इसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस काफी बढ़िया हो सकती है, बट ये नहीं श्योरिटी है। सर्जन बिल्कुल एक राइट पॉइंट है, वो सर्जन काफी बढ़िया हो सकता है, वो पर्सन वो ऑपरेट वगैरह काफी अच्छे से कर पाएगा, जिसकी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बढ़िया है, तो वो एक बढ़िया से सर्जन प्रूव अपने आप को कर पाएगा। तो ये अपने लिए जो है काफी कुछ इंपॉर्टेंट आज भी डिस्कस हुआ। तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि आप में से अगर किसी ने भी कंप्लीट सीडीपी का पेड कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं, बेझिझक होकर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको फुल डिटेल के साथ उस पेड कोर्स में टीच करता हूँ विद एमसीक्यू, वो अपना सेशन रहता है। सीटेट, एचटेट, रीट, पीएससेट, यूपीटेट, किसी भी स्टेट के लिए आप एग्जाम के लिए टीटी के प्रेपरेशन में आप जो पेडागोजी का या मैं सीडीपी प्रॉपर अगर मैं बात करूं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप उसमें वीक भी हैं, तो जरूर से इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और पहले आप एक डेमो लेक्चर लीजिए, इस नंबर पे हमें जो है मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे हम आपको डेमो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, और इस कोर्स को मैं खुद पूरे का पूरा आपके लिए कंप्लीट करता हूं, ठीक है। और बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, बट हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पे जो अपना पेज है उसको भी लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर से आप चेक कर सकते हैं। और आज के जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाएंगे, और वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर करें, हम इसी से मोटिवेट होते हैं। देखो रिमाइंड करवाना मेरा कर्तव्य है, और लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है, आप भी अपनी ज़रूर से ड्यूटी निभाइए। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, इसी तरह से अपनी जो ये सेशन चलते रहेंगे। और बिल्कुल जब भी आप भी अपनी जब तक गवर्नमेंट जॉब पे या किसी अच्छी जॉब पे अपॉइंट ना हो जाएँ, तब तक ज़रूर तक अपनी जो है चैनल से, इसी चैनल से जुड़े रहिएगा। ओके जी, बाय-बाय।